कि अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए यूपी टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, CTET, DSSB अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियो लगातार आप देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। और हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न किया था कि भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं। भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं। तो भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? 4 हैं। अगर इसमें बात की जाए कि विश्व में कितने हैं, देखिए जो भी चीज़ पढ़ी है उससे रिलेटेड कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकें। तो हमने आपसे भारत में पूछे थे जो कि 4 हैं। अगर पूरे विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 36। तो भारत में 4, पूरे विश्व में 36 हैं। अगर ये पूछा जाए कि हॉट स्पॉट शब्द जो है, हॉट स्पॉट जो शब्द है इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, तो आप याद रखेंगे नॉर्मन मायर। नॉर्मन मायर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले हॉट स्पॉट की संकल्पना दी थी। यदि पूछ लिया जाए कि कब दी थी, सन भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे 1988 में नॉर्मन मायर के द्वारा हॉट स्पॉट की संकल्पना दी गई थी, जिसके तहत विश्व में कुल 36 हैं ऐसे स्थान और भारत में कुल कितने हैं, तो 4 हैं। अब यदि ये पूछ लिया जाए कि भारत के 4 कौन कौन से हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। भारत में 4 कौन कौन से हैं? भारत में जो 4 हैं उनका नाम है कि पश्चिमी घाट, पहला कौन सा है? पश्चिमी घाट। दूसरा कौन सा है? पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। और कौन सा है? सुंडालैंड है। सुंडालैंड है। और उसके बाद और कौन सा है आपका? और इसके बाद है इंडो बर्मा क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र कहाँ पर हैं? भारत में स्थित है। कौन है ये? हॉट स्पॉट क्षेत्र है। पूरे विश्व में 36 हैं। संकल्पना नॉर्मन मायर ने 1988 में दी थी। तो ये तो हो गई पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की बात की उसका राइट आंसर क्या था। अब आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और आपके सामने जो आज का पहला प्रश्न है वह है कि डाक में एंथ्रेक्स जीवाणु का प्रयोग उदाहरण है। जो डाक में एंथ्रेक्स जीवाणु का प्रयोग किया जाता है वह किस चीज़ का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बायो पेटेंट का, बी है बायो प्रौद्योगिकी का, सी है जैव युद्ध का और डी है उपरोक्त सभी का। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है वीडियो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि डाक में एंथ्रेक्स जीवाणु का प्रयोग एक जैव युद्ध का उदाहरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी कनाडा के पैसिफिक उत्तर पश्चिम के कई तटीय केल्प वनों में ऊदबिलाव का शिकार इतना हुआ कि ये विलोपन के निकट पहुंच गए। इससे इससे मछली, घोंगा तथा अन्य अकशेरुकीय की संपूर्ण जनसंख्या में ह्रास हुआ, कमी देखने को मिली। यह उदाहरण है, यह किस चीज़ का उदाहरण है? ऑप्शन ए है जैव विविधता में कमी का उदाहरण है, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का उदाहरण है, एक विदेशी जाति का अन्य जाति के विलोपन कर रही है इस चीज़ का उदाहरण है, या ऊदबिलाव के नष्ट होने से अन्य प्राणी जातिक विलुप्तता का कोई संबंध नहीं है, अन्य जाति का इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फटाफट से अपने उत्तर का चयन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलित होना जो है इस चीज़ का उदाहरण है। देखिए ऊदबिलाव की संख्या कम हो रही है, मछली, घोंगा और कशेरुकीय जो जीव हैं इनकी जनसंख्या में भी ह्रास हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला को मेंटेन रखने के लिए प्रत्येक जीव की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर एक कोई भी पर्टिकुलर जाति कम होने लगेगी तो अन्य जाति क्या होगी? बढ़ने लगेगी, क्योंकि उसका जो भक्षण करने वाली जाति है उसकी संख्या कम हो रही है। तो जो जिसका भक्षण नहीं हो रहा है उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विदेशी जाति होती है, विदेशी जाति होती है मतलब किसे हम विदेशी जाति की संज्ञा दे सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, एक जाति जो प्रकृति में अलंकारी होती है, विशिष्ट आवास या स्थान की निवासी होती है, विशिष्ट आवास या स्थान की निवासी नहीं होती है तथा इसका व्यावसायिक उपयोग होता है। एक जाति जो विशिष्ट आवास या स्थान की निवासी नहीं होती तथा इसका उपयोग साज सज्जा के लिए होता है।
तो देखिए विदेशी जाति की बात हो रही है, यहाँ साज सज्जा का इससे कोई भी अर्थ नहीं है कि आवास या स्थान के निवासी नहीं है इसलिए इसका उपयोग हम साज सज्जा के लिए करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विदेशी जाति वह होती है जिसका जो विशिष्ट आवास या स्थान है उसकी निवासी नहीं होती है तथा इसका व्यावसायिक उपयोग होता है, यानी कि वो उस क्षेत्र में रह तो नहीं रही है लेकिन उसका व्यावसायिक तौर पे हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, एक जाति जो प्रकृति में अलंकारी होती है, ये भी नहीं होगा। प्रकृति में अलंकारी जाति से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि विशिष्ट आवास या स्थान की निवासी नहीं होती है। तो ऐसी जनजातियाँ, ऐसी जातियाँ, ऐसी प्रजातियाँ जिन्हें हम विदेशी कह सकते हैं, तो वो ऐसी ही जातियाँ कहलाती हैं जिनका संबंध उस विशिष्ट स्थान से नहीं होता है, वहाँ की निवासी नहीं होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित सेट है। आपको कुछ जो है कथन तथ्य दिए गए हैं, उनमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित सेट है, कौन सा सुमेलित सेट है। तो अब आप अपने जो है कथन देखेंगे, अल्फा विविधता के अंतर्गत समुदाय की विविधता मापी जाती है। विलुप्त जातियां वे होती हैं जो केवल कुछ वर्तमान जातियां हैं। जाति जैव विविधता में वृद्धि उच्च से निम्न ऊंचाई की ओर होती है, जैव विविधता में कमी उच्च से निम्न ऊंचाई की ओर होती है। तो आपको क्या करना है, इनको जो सुमेलित सेट है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अल्फा विविधता के अंदर समुदाय की जैव विविधता नहीं मापी जाती है, गलत हो जाएगा आपका, आपको सही चाहिए, ये देख लीजिएगा। तो जब ये गलत हो गया तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। विलुप्त जातियाँ वे हैं जिनमें केवल कुछ वर्तमान जातियाँ आती हैं, तो केवल तो कुछ वर्तमान जातियाँ नहीं आएंगी, केवल आने के कारण आपका ये भी गलत हो गया। अब जैव विविधता में कमी आती है यदि हम उच्च से निम्न की ओर आते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे कि उच्च और निम्न के कारण ये आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे सकता है। तो आप मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ग्लोब को हमने दो भागों में बांट दिया, ऊपर कौन सी रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, और नीचे कौन सी रेखा हो गई, और ये नीचे वाली हो गई आपकी मकर रेखा। ऊपर के हम ध्रुव को क्या कहते हैं, तो ऊपर वाले ध्रुव को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। अब आप इस चीज़ का याद रखेंगे कि बीच वाली जो ये भूमध्य रेखा थी, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के मध्य का जो ये क्षेत्र होता है, यहाँ पर जैव विविधता सबसे अच्छी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वह अच्छी मात्रा में मिल पाता है। इधर मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच भी जैव विविधता अच्छी खासी पाई जाती है, और सर्वाधिक जैव विविधता तो भूमध्य रेखा पर ही पाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि हम ऊंचाई से, यानी कि उत्तरी ध्रुव से और निम्नता की ओर आ रहे हैं, निचाई की ओर आ रहे हैं, तो क्या कहा गया, ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की और जो है जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो जब हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, हम सभी जानते हैं कि ऊपर ही क्या है, ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और वहाँ पर किसी भी प्रकार की जनजातियाँ और पौधों की प्रजातियाँ ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं। ठंडक होने के कारण वहाँ पर पौधे जो है प्रकाश नहीं पा पाते हैं, तो वहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित नहीं होता है। लेकिन जब हम ऊंचाई से निम्नता की ओर आते हैं, यानी भूमध्य रेखा की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि होती चली जाती है। लेकिन यदि हम नीचे से, अगर हम बात करें कि हम भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में कमी देखने को मिलेगी, और नीचे आएंगे तो वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को बता रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी कि यदि हम जैव विविधता में वृद्धि तब होगी जब ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर आएंगे, उच्च से निम्न की ओर आएंगे, यानी कि उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, तो ये बात सही है। और जैव विविधता में कमी तब देखने को मिलेगी जब हम उच्च से निम्न ऊंचाई की ओर आएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम उच्च ऊंचाई से, यानी कि उच्च से उत्तरी अक्षांश से हम निचाई की ओर भूमध्य रेखा की ओर चलेंगे, तो हमें जैव विविधता में कमी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर था। देखिए इतनी व्याख्या के पीछे सिर्फ इतना सा मतलब था कि अब इस कॉन्सेप्ट से बनने वाले किसी भी प्रश्न को आप कभी भी गलत ना करें। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, जब हम उच्च से निम्न ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी डाला जाए हमेशा अच्छे से हो जाएगा। अब उसी कॉन्सेप्ट से एक और प्रश्न आपके सामने है कि जब हम उच्च से निम्न ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो
जैव विविधता में वृद्धि होती है, जाति व जैव विविधता में ह्रास होता है, जलवायु परिस्थितियों के अनुसार जाति जैव विविधता में ह्रास या वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। बी ऑप्शन कह रहा था कमी होती है, ए ऑप्शन कह रहा था वृद्धि होती है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ना कमी होगी ना वृद्धि होगी, समान बनी रहेगी स्थिति। तो अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा था कि जब हम उत्तरी अक्षांश से और भूमध्य रेखा की ओर नीचे आएंगे तो क्या होगा, पारिस्थितिकी में जैव विविधता में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कमी नहीं होगी और समान तो नहीं रह सकती है, क्योंकि जरा जरा देर में जो है पारिस्थितिकी तंत्र में हमें अंतर देखने को मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ कमी होगी और बढ़ेगा घटेगा, दोनों स्थितियां एक साथ नहीं होंगी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूली वातावरणीय परिस्थितियों से होता है। अनुकूलीय वातावरणीय परिस्थितियों से होता है। ऑप्शन ए जाति की वृद्धि होती है, यानी एक निश्चित जाति की वृद्धि हो जाती है, बड़ी संख्या में जाति की वृद्धि होती है तथा इससे अधिक जाति विविधता होती है। ऑप्शन सी है जाति विविधता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऑप्शन डी है आपके सामने उन जातियों का विलोपन होता है जो वातावरण परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होती हैं। तो यदि अनुकूली वातावरण मिलेगा तो पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि अनुकूलित वातावरण मिलेगा तो क्या वहाँ की जाति में वृद्धि हो जाएगी, जो भी वहाँ की जाति है, जो भी जनजाति है, जो भी वहाँ पे प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, या उसमें अधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी, यानी अंतर देखने को मिलेंगे, या उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या उनमें परिस्थितियों के अनुकूल जो नहीं होंगी उनका जो है विलोपन हो जाएगा। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, निश्चित जाति की वृद्धि होगी। देखिए, जब अनुकूली वातावरण मिलेगा तो जातियों की वृद्धि तो होगी, ये बात निश्चित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि ऑप्शन बी में बड़ी संख्या में जाति में वृद्धि तो होगी तथा इसी के साथ साथ इसमें अधिक जाति विविधता भी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल, जब जातियों में वृद्धि होगी तो उनमें विविधता भी होगी, और विविधता होगी तो ये दोनों ऑप्शन से जो दोनों बातें हैं वो ऑप्शन बी में की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब वातावरण अच्छा मिलेगा तो जीवों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और जब वातावरण अच्छा है तो विलोपन कैसे हो सकता है, विलोपन तो हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है कि वातावरण परिस्थितियों के जो अनुकूल नहीं है उनका विलोपन हो जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विविधता को मापा जा सकता है। देखिए, बड़े बड़े प्रश्नों और उनके ऑप्शंस को देखकर घबराने की बात नहीं है। आप उनको अच्छे से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो रियल में वो बहुत सरल होते हैं, और जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक लाइन के वो ज़्यादा कठिन होते हैं। तो आप बड़े ऑप्शंस देख के घबराएंगे नहीं कि हाँ ये इतना बड़ा पेपर है, ऐसा कुछ नहीं। उसे पढ़िए, समझिए, बहुत अच्छे से आंसर समझ आ जाएगा। पारिस्थितिकी विविधता को मापा जा सकता है निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाली जातियों की संख्या की गणना करके, भिन्न जातियों के जीन की गणना करके। इसमें मुश्किल होती है क्योंकि पृथ्वी का प्रत्येक, इसमें थोड़ी मुश्किल होती है इन्हें मापने में। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी के प्रत्येक तंत्र है उसमें उसके निकट के पारिस्थितिक तंत्र से जो है काफ़ी चीज़ें मिलती हुई होती हैं, इसलिए इन्हें मापना थोड़ा मुश्किल होता है। निश्चित पारिस्थितिक तंत्र में वृक्षों के प्रकार की गणना करके आपको पारिस्थितिकी में विविधता को नापना है। तो आप हमें ये बताइए कि क्या आप विविधता को मापने के लिए किसी जाति के जीनों की गणना करेंगे? भाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। निश्चित पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली जातियों की संख्या की गणना करके कौन कौन सी जातियाँ पाई जा रही हैं पारिस्थितिक तंत्र में, उनकी हम गणना कर लें। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक पारिस्थितिक तंत्र में कितने जीव होते हैं, इसकी गणना करना इतना संभव नहीं है। उसमें कई प्रकार के कशेरुकीय, अकशेरुकीय, बहुत प्रकार के जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वायरस, जीवाणु, पता नहीं क्या क्या पाए जाते हैं, तो उनकी गणना करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट ऑप्शन था कि इसमें वृक्षों की गणना करके। तो क्या एक पारिस्थितिकी तंत्र में सिर्फ वृक्ष ही होते हैं, उनकी गणना करके हम पारिस्थितिकी तंत्र की गणना कर लेंगे? तो ये भी नहीं हो सकता, विविधता को नहीं नाप सकते क्योंकि सिर्फ हमें वृक्षों की ही गणना नहीं करनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इसमें मुश्किल होती है क्योंकि पृथ्वी का प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र निकटतम पारिस्थितिकी तंत्र से मिलता हुआ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है समुदायों या आवासों की प्रवणता के सहारे जाति के पुनः स्थापन की दर को क्या कहते हैं? यानी एक जाति जो अपना पुनः स्थापन कर रही है उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है आपके सामने अल्फा विविधता, बी है बीटा विविधता, सी है गामा विविधता, और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो जो ऐसी जातियाँ जो अपने आप को पुनर्स्थापित कर रही हैं उन्हें किस विविधता के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, बिना समय व्यर्थ किए सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीटा विविधता। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैविक आविश या रोगाणु जिनका जैव युद्ध के लिए प्रयोग किया जा सकता है उन्हें किस नाम से जानते हैं। ऐसे जीवाणु जिनका उपयोग जैव युद्ध के लिए किया जाता था तो उन्हें किस नाम से जानेंगे। ऑप्शन ए जैविक हथियार, ऑप्शन बी आविष, ऑप्शन सी जैविक युद्ध, ऑप्शन डी बायोगैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जैव हथियार कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जैविक आविष या रोगाणुओं को ले जाने वाले प्रयुक्त उपकरणों को कहते हैं। ऐसे उपकरण जो इन रोगाणुओं को ले जाते हैं जैव युद्ध के लिए उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कारक, बी है बॉम्ब, सी है जैविक हथियार, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जैविक हथियार। देखिए जिनमें व्याख्या की जरूरत नहीं है तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका समय फालतू में जो है खराब किया जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नीम के वृक्ष से पीड़कनाशी सत उपयोग के पेटेंट प्राप्त किए हैं या पेटेंट प्राप्त है। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने नीम की दवाई बनाने का जो है पेटेंट करवा लिया है। ऑप्शन ए है राइस टेक इन, ऑप्शन बी है साइजेंटा एंड मोनसेंटो, और सी है जैव विनाश अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, और डी है ब्लू और ग्राइस कंपनी। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, कोई समझ की ज़रूरत नहीं, आता है नहीं आता है नहीं आता है। तो फटाफट से इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि नीम के वृक्ष से पीड़कनाशी सत्व के उपयोग का जो पेटेंट प्राप्त किया है वह डब्ल्यू और ग्रेस कंपनी ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ का मानना है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी प्रकृति के नियमों को तोड़ रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी है वह प्रकृति के नियमों को तोड़ रही है। ऐसा वे क्यों मान रहे हैं। ऑप्शन ए, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा को तोड़ती है, क्योंकि ये जाति की सीमा को तोड़ती है, क्योंकि ये जाति और ये जाति और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों की सीमा को तोड़ती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों की सीमाओं को तोड़ती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से जैविक विविधता का तप्त स्थल है। अभी अभी आपको तप्त स्थल से संबंधित चीज़ें करवाई गई थी, तो अगर आपने उसे थोड़ा भी याद रखा होगा तो आप कर पाएंगे कि निम्न में से जैविक विविधता का जो तप्त स्थल है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है मेडागास्कर, बी है इंडो बर्मा, सी है पश्चिमी अफ्रीका वन, और डी है उपरोक्त सभी। देखिए पश्चिमी इंडो बर्मा और पश्चिमी अफ्रीकी वन ये तो हैं ही, तो फिर हमें अगर मेडागास्कर नहीं समझ आ रहा था तो भी हम कर सकते हैं कि ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। जाति का विलोपन एक प्राकृतिक परिघटना है जो विघटन, वन काटन आदि के कारण बढ़ रहा है। यानी किसी भी जाति का जो विलोपन हो रहा है वह एक प्राकृतिक परिघटना है जो कि उनके आवासों के विघटन और वनों के काटने के परिणाम हैं। जाति का विलोपन केवल मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा होता है। ऊतक संवर्धन या आनुवांशिक अभियांत्रिकी आदि की नई तकनीक के विकास में जैव विविधता बढ़ रही है। या ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने, उपरोक्त सभी सही हैं। देखिए उपरोक्त सभी तो इसलिए नहीं हो सकते कि केवल मनुष्य तो जिम्मेदार नहीं हो सकता जातियों के विलोपन के लिए, इतना भी मनुष्य खराब नहीं है कि केवल वही जिम्मेदार हो जाए, और भी क्रियाएं जो है जैव विविधता के विलोपन के लिए जिम्मेदार हैं। अब जब ऑप्शन बी कट गया है तो डी भी कट गया है। अब सी और ए की बात आती है तो सी में कहा गया है ऊतक संवर्धन, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी आदि की नई तकनीकी के विकास से जैव विविधता बढ़ रही है। भैया तकनीकों का विकास होगा तो जैव विविधता बढ़ेगी या घटेगी। तकनीकें विकसित होंगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, रसायन निकलेंगे, जो है प्रदूषण बढ़ेगा, पारिस्थितिकी तंत्र में उथल पुथल मचेगी, तो जैव विविधता में कमी आएगी, ह्रास होगा, बढ़ेगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा। जातियों का विलोपन एक प्राकृतिक परिघटना है जो या तो मनुष्यों के द्वारा उनका आवास विकसित किया जा रहा है या वनों का काटन आदि इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास का ह्रास, बढ़ती जनसंख्या तथा विदेशी जाति का पुनर्स्थापन यह किसका उदाहरण है। आवासों में कमी आना, जनसंख्या का बढ़ना और विदेशी जाति का फिर से स्थापित होना, यह किस चीज़ का उदाहरण है। ऑप्शन ए है जातियों के विलोपन का, ऑप्शन बी है जीनोम के ह्रास का, ऑप्शन सी है जैव विविधता के ह्रास का, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जैव विविधता के ह्रास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में संहत विलोपन कितनी बार हुआ है, यानी कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में कितनी बार पूरी तरीके से विलोपन हो चुका है। ऑप्शन ए है केवल 1 बार, बी है 2 बार, सी है 5 बार, डी है केवल वर्तमान में हो रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5 बार हो चुका है। अगला प्रश्न है आपके सामने, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में जैविक विविधता पर बैठक हुई जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था। हम सभी जानते हैं 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानने वाले इस रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसमें जिन देशों ने भाग लिया था उनकी कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 160 देश, 200 देश, 102 देश और 54 देश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 160 देशों ने ब्राजील में सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और, किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता के तप्त स्थल के रूप में चुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानक है। किसी भी क्षेत्र को हम ये कैसे घोषित कर सकते हैं कि वह हॉट स्पॉट है, यानी कि तप्त स्थल है, तो उसके लिए हमें कौन सा मानक निर्धारित करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है वहाँ की बड़ी संख्या में प्राणी जनसंख्या, बड़ी संख्या में पादप जनसंख्या, स्थानिक जातियों की संख्या, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसी क्षेत्र को तप्त स्थल घोषित करने के लिए हमें यह मानक बनाना होगा कि वहाँ की स्थानिक जातियों की संख्या कितनी है। इस आंकड़े के आधार पर हम उसे तप्त स्थल या हॉट स्पॉट घोषित कर सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताया था कि पूरे विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, तो पूरे विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, वो हैं 36। भारत में अकेले कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, भारत में है 4। इसकी संकल्पना किसने दी थी, तो नॉर्मन मायर ने 1988 में इसकी संकल्पना दी थी। भारत में 4 कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सन 1992 में ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुई जैविक विविधता पर बैठक संबंधित थी, यानी कि रियो डी जेनेरियो में जो जैविक विविधता पर बैठक हुई थी 1992 में, तो वह किससे संबंधित थी। पादप तथा प्राणी जातियों की जैव विविधता के संरक्षण के लिए, पृथ्वी बचाव के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए, तीसरे विश्व युद्ध में देशों में पीने के पानी की प्राप्यता के लिए, यानी जो विश्व का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें जो पानी की कमी हो गई थी, लोगों को पीने का अच्छा पानी नहीं मिल रहा था, तो उससे संबंधित जागरूकता के लिए रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन किया गया था, या जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए किया गया था, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था, या पृथ्वी के बचाव के लिए किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी पृथ्वी बचाव के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस श्रृंखला से जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाइए और अच्छे अंकों से अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।